आज का हमारा टॉपिक है वैदिक सभ्यता। ऋग्वैदिक काल में आर्यों का राजनीतिक संगठन। वैदिक सभ्यता से तात्पर्य वैदिक साहित्य में वर्णित सभ्यता से है। वेद शब्द संस्कृत की विद धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है जानना या ज्ञान प्राप्त करना। इस प्रकार वेद का अर्थ है ज्ञान प्राप्त करना। वैदिक साहित्य से तात्पर्य 4 वेदों से है। ये 4 वेद हैं ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। प्रत्येक वेद की अपनी संहिता है और प्रत्येक संहिता से संबंधित ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद ग्रंथ हैं। ये सभी वैदिक साहित्य का ही भाग हैं। संहिताओं में मूल सूक्त या रचनाएं हैं। ब्राह्मण ग्रंथों में सूक्तों की व्याख्या और धार्मिक अनुष्ठानों का विवरण है। आरण्यक ब्राह्मणों के उपसंहारात्मक अंश और परिशिष्ट है, जिसमें दार्शनिक सिद्धांतों और रहस्यवाद का वर्णन किया गया है। उपनिषद ग्रंथ तत्व ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान के स्रोत हैं। वेद मनुष्य की रचना नहीं है, इसलिए इन्हें अपौरुषेय कहा जाता है। ये मंत्र दृष्टा ऋषियों द्वारा प्रणीत हैं। विभिन्न कालों में विभिन्न ऋषियों द्वारा रचित मंत्रों का इसमें संकलन है, इसलिए इसे संहिता कहा गया है। आरंभ में वेदों को लेखबद्ध नहीं किया गया था। उनका अध्ययन अध्यापन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक उनका संप्रेषण मौखिक रूप से होता था, इसलिए वेदों को श्रुति भी कहा जाता है। संपूर्ण वैदिक काल एक लंबे कालखंड को सूचित करता है, जिसके अंतराल में विकास और अनेक परिवर्तन घटित होते हैं। सांस्कृतिक परिवर्तन और कालक्रम संबंधी प्रमाणों के आधार पर वैदिक काल को 2 भागों में विभक्त किया जाता है। पहला ऋग्वैदिक काल, जिसका ज्ञान हमें ऋग्वेद में दिए गए विवरण से होता है, और दूसरा है उत्तर वैदिक काल, जिसकी जानकारी शेष वैदिक साहित्य से होती है। आज हम ऋग्वैदिक काल में आर्यों के राजनीतिक संगठन के बारे में चर्चा करेंगे। ऋग्वैदिक कालीन सभ्यता के विविध पक्षों की जानकारी का विपुल स्रोत ऋग्वेद है। ऋग्वेद आर्यों का प्राचीनतम ग्रंथ है और यह विश्व साहित्य की प्रथम और प्राचीनतम रचना मानी जाती है। ऋग्वेद में कुल 1017 सूक्त हैं। कुछ विद्वान ऋग्वेद के परिशिष्ट में दिए गए 11 बालखिल्य सूक्तों को भी ऋग्वेद का ही अंग जो है वो मानते हैं। ऋग्वेद के सूक्त 10 मंडलों में विभाजित है। प्रत्येक सूक्त में एक देवता और एक ऋषि का नामो उल्लेख मिलता है। देवता वह है जिसकी स्तुति या आराधना में या जिसकी प्रशंसा में उक्त सूत्र के मंत्रों की रचना की गई है, और ऋषि वह है जो उन मंत्रों का दृष्टा देखने वाला है, अर्थात जिसने ईश्वरीय प्रेरणा से उन मंत्रों को अपनी अंतर प्रज्ञा में देखा है और उसके बाद उसकी रचना जो है वो की है। अनेक ऋषियों द्वारा रचित इन सूक्तों का यज्ञ आदि धार्मिक अनुष्ठानों के समय देवताओं को प्रसन्न करने के लिए वाचन किया जाता था। ऋग्वेद के सूक्तों के दृष्टा या निर्माता ऋषियों में 6 ऋषि प्रमुख माने जाते हैं, जिसमें गृत्समन, भारद्वाज, अत्रि, विश्वामित्र, वामदेव और वशिष्ठ प्रमुख हैं। कुछ मंत्र दृष्टा स्त्रियों के नाम भी मिलते हैं, जिनमें लोपामुद्रा, घोषा, शची, पोलमी प्रमुख मानी जाती हैं। ऋग्वैदिक काल में आर्यों का भौगोलिक केंद्र सप्त सैंधव प्रदेश था, जो इनका मूल निवास स्थान जान पड़ता है। सप्त सैंधव प्रदेश का अर्थ जहां 7 नदियां आपस में मिलती हो। ये 7 नदियां थी सिंधु, सरस्वती, सतलज, व्यास, रावी, चेनाब और झेलम। इन 7 नदियों द्वारा संचित क्षेत्र सप्त सैंधव प्रदेश कहलाया करता था। ऋग्वेद में इन 7 नदियों का वर्णन मिलता है। ऋग्वेद में अफगानिस्तान की भी कुछ नदियों काबुल, स्वात, कुरम, गोमती आदि का उल्लेख मिलता है, जिससे ये पता चलता है कि पश्चिम में ऋग्वैदिक आर्यों का ज्ञान
अफगानिस्तान तक था। ऋग्वेद में गंगा और यमुना का उल्लेख 2 या 3 बार हुआ है। इससे ऐसा लगता है कि ऋग्वेदिक आर्य गंगा और यमुना के दोआब तक आगे बढ़ चुके थे, लेकिन वे वहां पूरी तरह नहीं बसे थे। तो इस प्रकार ऋग्वेदिक काल में आर्य सभ्यता का भौगोलिक परिवेश अफगानिस्तान से लेकर गंगा यमुना के दोआब तक विस्तृत दिखाई देता है। हिमालय का उल्लेख भी ऋग्वेद में मिलता है, लेकिन विंध्याचल पर्वत और नर्मदा नदी का उल्लेख नहीं मिलता है। इससे ऐसा लगता है कि विंध्य क्षेत्र की उत्तरी सीमा तक ऋग्वेदिक आर्यों का प्रसार रहा होगा। ऋग्वेद में सरस्वती नदी का बड़ा महात्म्य बताया गया है। सरस्वती नदी का ऋषियों ने बड़ी ओजस्वी शब्दों में और भाव विमुग्ध वर्णन जो है इसके अंतर्गत किया गया है। ऋग्वेद में दास और दस्यु लोगों का उल्लेख मिलता है। अनेक विद्वानों ने यह मत प्रतिपादित किया है कि ऋग्वेद में दास या दस्यु जो थे वो आर्यों से भिन्न थे। वे यहाँ के मूल निवासी अनार्य थे और आर्यों के शत्रु थे। आर्यों ने आक्रमणकारी के रूप में बाहर से आकर इन्हें परास्त करके इनके क्षेत्रों पर अपना अधिकार कर लिया था। लेकिन ये बहुप्रचलित मत जो है वो हमें सही जान नहीं पड़ता है। सर्वप्रथम तो हम ये कह सकते हैं कि दास और दस्यु यहाँ के मूल निवासी थे जो बाहर से आने वाले आर्यों से भिन्न थे। जैसे कि मैंने पूर्व अध्याय में ही आपको बताया है कि आर्य आक्रमण के सिद्धांत को अब स्वीकार नहीं किया जाता है और न ही विदेशियों के इस मत को प्रामाणिक माना जाता है कि आर्य भारत के मूल निवासी नहीं थे। ऋग्वेद में उल्लेखित आर्य या दस्यु कोई भिन्न जाति न होकर वस्तुतः आर्यों का ही एक वर्ग था जो आर्यों के धार्मिक और सांस्कृतिक विश्वासों में पूरी तरह रचा बसा नहीं था। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि ये वे लोग थे जो आर्य परंपरा की दृष्टि से पूरी तरह सभ्य और सुसंस्कृत नहीं थे। इसीलिए ऋग्वेद में इनके लिए दास या दस्यु शब्द का उल्लेख जो है वो किया गया है। ऋग्वेद में इस बात के भी स्पष्ट संकेत है कि दास और दस्यु वस्तुतः आर्यों के ही वंशज थे। ऋग्वेद में आर्यों के प्रसिद्ध जन भरत के 2 प्रसिद्ध राजा दिवोदास और सुदास दोनों के नामों के अंत में सुदास शब्द का प्रयोग जो है वो हुआ है। दास राज्य युद्ध में सुदास के विरुद्ध लड़ने वाले दस्युओं को नहुष कहा गया है, अर्थात वे वैदिक आर्य राजा नहुष के वंशज थे। परवर्तीकालीन ग्रंथों जैसे ऐतरेय ब्राह्मण मनु संहिता में दस्युओं को वैदिक ऋषि विश्वामित्र का वंशज कहा गया है। डेविड फार्ले के अनुसार आर्य और दस्यु कोई जातिगत या भाषागत विभाजन नहीं था। यह एक समान संस्कृति और वंश परंपरा के लोगों के मध्य का एक विभाजन था। ऋग्वैदिक कालीन आर्यों का राजनीतिक जीवन। ऋग्वैदिक आर्य अनेक जनों के अंतर्गत विभक्त हो गए थे। अनेक जनों के अंतर्गत जो थे वो संगठित हो गए थे। प्रत्येक जन का एक राजा होता था। ऋग्वेद में राजन शब्द का प्रयोग अनेक बार हुआ है। राजा का पद वंशानुगत होता था। ऋग्वेद से यह स्पष्ट है कि राजा के ऊपर विश्व अर्थात जनता का पूर्णतः अंकुश हुआ करता था। वंशानुगत राज्य अधिकार भी तभी वैध माना जाता था जब जनता उसका अनुमोदन कर देती थी। राज्यारोहण के साथ साथ राज्य अभिषेक की प्रथा भी समाज में प्रचलित थी। ऋग्वैदिक काल में राजनीतिक एकता नहीं थी। अनेक छोटे बड़े कई सारे राज्य थे। ऋग्वेद में सिंधु तटवर्ती एक राज्य का वर्णन है। इसी प्रकार सरस्वती तट पर चित्र नामक दूसरे राजा का उल्लेख मिलता है। तो इस प्रकार राजनीतिक एकता की धारणा ऋग्वैदिक काल के आरंभ में हमें दिखाई देती है और सुदास इसका उदाहरण हमें जान पड़ता है। इस समय राजपद जो था वो गौरवशाली माना जाता था। राजा राजप्रसाद में रहता था। उसकी सेवा में
असंख्य सेवक रहा करते थे। वस्त्र भूषण राजकीय होते थे। विजय और कुशलता के लिए पुरोहित देवताओं से प्रार्थना किया करता था। राजनीतिक संगठन की मूल इकाई कुटुंब हुआ करता था। कई कुटुंबों से गांव बनता था। गांव का प्रमुख अधिकारी ग्रामीणी हुआ करता था। यह कहना कठिन है कि ग्रामीणी का पद वंशानुगत होता था या राजा द्वारा नियुक्त होता था। कई गांव मिलकर विष का निर्माण करते थे और कई विष मिलकर एक जन का निर्माण किया करते थे। इस समय अधिकांश जनों के अंतर्गत राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी। जैसा कि मैंने पूर्व में ही बताया था कि राजा का पद वंशानुगत होता था। कभी-कभी जनता राजा का निर्वाचन किया करती थी। राजपद गौरवशाली माना जाता था। राजा के अधिकार और सम्मान में कोई कमियां नहीं होती थी। राज्य की समस्त शक्तियां राजा के हाथ में हुआ करती थी। ऋग्वेद में आरंभ में जन द्वारा राजा निर्वाचित होता था, लेकिन ऋग्वेद की दान स्थितियों में राजाओं की वंशावलियां भी दी गई हैं, तो ऐसा लगता है कि धीरे धीरे राजपद जो था वो वंशानुगत होने लग गया था। राजा के पास राज्य की समस्त शक्तियां होती थी और उसका निर्णय अंतिम होता था, लेकिन व्यवहारिकता में वह अपने कर्तव्यों का पालन किया करता था। ऋग्वेद में राजा के 7 कर्तव्य बताए गए हैं। प्रजा के जीवन और संपत्ति की रक्षा करना, राज्य में शांति और व्यवस्था बनाए रखना, बाह्य आक्रमणों से जनता की रक्षा करना, शत्रुओं से युद्ध करना, शांति काल में यज्ञ आदि करना, प्रजा की नैतिक और भौतिक उन्नति के लिए प्रयत्न करना और अपराधियों में दंड देना। इस युग में राजा को भूमि का मालिक नहीं माना जाता था, लेकिन फिर भी प्रजा राजा को कर देती थी, जो बलि कहा करता था। इस समय राजा युद्ध का नेता भी होता था और इसकी एवज में प्रजा उसे हवी भेंट किया करती थी। शासन कार्यों में राजा को सहयोग देने के लिए अनेक पदाधिकारी होते थे, जिनमें पुरोहित का पद महत्वपूर्ण होता था। पुरोहित शांति काल में यज्ञ आदि किया करता था और युद्ध काल में वह अपने सैनिकों का उत्साह बढ़ाने के लिए देवीय शक्तियों का आह्वान किया करता था। सेनापति सेना का प्रधान होता था। युद्ध में सेना का संचालन, शांति काल में सेना को प्रशिक्षण देने का कार्य यही सेनापति किया करता था। ग्रामीणी गांव की जनता और राजा के बीच संपर्क सूत्र होता था, लेकिन इस ग्रामीणी की नियुक्ति कौन करता था, यह अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है। इसके अलावा सूतकार, रथकार, करमार आदि का भी उल्लेख मिलता है। संभवतः यह व्यावसायिक औद्योगिक वर्ग के प्रतिनिधि रहे होंगे। स्पर्श, पूरब, दूत नामक अन्य अधिकारियों का भी उल्लेख मिलता है। स्पर्श गुप्तचर थे, पूरब दुर्ग रक्षक थे और दूत जो थे, इनका कार्य राजनीतिक था। ये संधि या युद्ध का प्रस्ताव लेकर अन्य राजाओं के पास जाया करते थे। ऋग्वेद में सभा और समिति नामक 2 संस्थाओं का उल्लेख मिलता है। इनका कार्य शासन के संचालन में राजा को सहयोग प्रदान करना था। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दुहिता कहा गया है। समिति एक आम जनप्रतिनिधि सभा थी, जिसमें जन के समस्त लोग सम्मिलित होते थे और इसमें महत्वपूर्ण राजनीतिक और सामाजिक प्रश्नों पर विचार विमर्श हुआ करता था। समिति की बैठकों में राजा भाग लेता था और समिति के लिए गए निर्णयों का विशेष महत्व होता था। समिति के अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। सभा समिति की तुलना में थोड़ी छोटी संस्था होती थी और इसमें विशिष्ट व्यक्ति ही भागीदारी किया करते थे। सभा का मुख्य कार्य राजा को परामर्श देना होता था और न्याय वितरण करने में उसकी सहायता करनी होती थी। ऋग्वेद में न्याय व्यवस्था के बारे में कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता है। राजा, पुरोहित और सभासदों की सहायता से न्याय किया करता था। पशुधन की चोरी सामान्य अपराध था और
इस समय मृत्यु दंड जो था वो प्रचलित नहीं था, शारीरिक और आर्थिक दंड दिया जाता था। एक प्रसंग में 100 गायों के रूप में दिए गए दंड का उल्लेख मिलता है। इस समय जल और अग्नि परीक्षा भी जो थी वो प्रचलित थी।